कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू 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 हिंदू, कुछ लोग कहते हैं जैसे ओवैसी मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि दलित दलित दलित, कुछ लोग कहते हैं पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। और सब जातवाद पर टीवी भी बोल रहा है, जातवाद पर लेक्चर भी आ रहे हैं, जातवाद के हिसाब से कन्वेंसिंग भी की जा रही है, और जो भाषण दिए जाते हैं उसमें भले ही उसमें भावना सांप्रदायिक होती है। टेलीफोन पे बात कर लीजिए मुझसे, तो बात किया हमसे, पहले कि 10 लाख लेकर आया है, 5 लाख आप रख लीजिए, 5 लाख यहाँ हम रख लेते हैं, और इसका सस्पेंशन खत्म कर दीजिए, बाकी कार्रवाई विभाग चलने दीजिए। हमने कहा भैया ये नहीं संभव है। गांधी जी बहुत कोशिश की है, और इस कोशिश का परिणाम यह रहा कि गांधी जी का ही हत्या कर दिया गया, और आज गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है। गोडसे चाहे किसी भी कारण से उसने महात्मा गांधी को मारा था, वो हत्यारा था, और कोर्ट ने उसका पूरा बयान सुन करके तब यह निर्णय लिया कि इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। 2-3 लोग को और फांसी की सजा दी गई थी। सावरकर भी उस मामले में मुलजिम थे, क्योंकि कहा यह जाता है कि सावरकर जी ने ही पूरा षड्यंत्र रचा था, और वह वेपन जिससे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई है, वह वेपन भी उन्होंने गोडसे को दिया था। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सापा हो, चाहे बासापा हो, चाहे और कोई पार्टी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी अच्छी है, ये नहीं कह सकते कांग्रेस अच्छी है, ये नहीं कह सकते सापा अच्छी है, या दूध की धुली है। किसी को हम दूध का धुला नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो छात्र आजकल कंपटीशन वगैरह में बैठ रहे हैं और जो सेवा में आ रहे हैं युवा, उनके लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जब भी नौकरी में आए तो पैसा कमाने की दृष्टि ना रखें, बल्कि ये दृष्टिकोण रखें कि हमको जनता की सेवा करनी है। थोड़ा मुजफ्फरनगर इलाहाबाद से बहुत दूर था, मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था, तो मैंने एक रिक्वेस्ट कर रखी थी कि मुझे लखनऊ इलाहाबाद रेंज में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है किसी भी जिले में। तो उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी और बीजेपी की सपोर्ट से गवर्नमेंट थी। तो मायावती बड़ी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी, इसमें कोई शंका शुबा नहीं। अब इंटीग्रिटी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रशासनिक क्षमता उनमें अच्छी खासी थी। उन्होंने सब जिला अधिकारियों को ये बड़े कड़े आदेश किए थे कि 10 बजे से 12 बजे तक किसी भी दशा में आप पब्लिक से जरूर मिलेंगे अपने ऑफिस में, और आप कहीं मतलब जिले में कहीं कोई दौरा फौरा मीटिंग सीटिंग नहीं करेंगे, और 10 से 12 आप पब्लिक की ग्रीवांस अनिवार्य रूप से करेंगे। और वो मोबाइल से चेक भी कराया करती थी कौन कौन डीएम मोबाइल पर अटेंटिव है। उसमें आ गया था मोबाइल, सीयूजी नंबर हुआ करते थे डीएम के पास, तो चेक भी कराया करती थी। अगर मोबाइल अधिकारी के बजाय उसका पीआरओ या चपरासी उठाता है तो उसका स्पष्टीकरण हो जाता था। अधिकारी के लिए दिया गया है, उसके चपरासी के लिए थोड़ा ना दिया गया है कि वो फिर बहाना बता दे कि सरकार इस समय बाथरूम में है, इसी सरकार इसमें मीटिंग कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं। तो ये रहा। और वो क्या नाम कहते हैं, मायावती जी ने एक दिन अचानक अपने जो प्रमुख सचिव थे, अपने जो सचिव थे, मुख्यमंत्री के कई सचिव होते हैं, कुछ गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह थे, 4-5 टीम बनाई अचानक एकदम कीप क्वाइटली, मतलब। और जो आसपास के जिले थे, जैसे बाराबंकी था, बाराबंकी में मैं डीएम था उसके बाद, है ना, नहीं बाराबंकी में डीएम कैसे पहुंचा ये बता रहा हूँ। तो बाराबंकी पास में था, सीतापुर पास में था, इधर उन्नाव पास में था, इधर रायबरेली पास में था। इन जिलों पर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को भेजा, और सामान्य गाड़ी से भेजा कि कोई समझ ना पाए। और बाराबंकी में कोई उनके प्रमुख सचिव थे जो पहुंचे थे, तो बाराबंकी के डीएम साहब उस दिन कोई मंत्री जी आ गए थे वहाँ, तो उनसे मिलने चले गए। तो 10 से 12 बैठे ही नहीं। पब्लिक इधर उधर टाए टाए कर रही थी, जो पहले के ज़माने में आदत हुआ करती थी लोगों की। तो उन्होंने फिर सीडीओ को पूछा कि कहाँ है। सीडीओ से कहा भाई डीएम साहब कहाँ है। सीडीओ उनको पहचानता नहीं था प्रमुख सचिव को, और वो खड़ा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने थोड़ा फील भी किया होगा, और उन्होंने सब पूछा ताछा, और जो कुछ वीडियो बना सकते थे बना के चले गए। मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दे दी 1-2 बजे तक, और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ के डीएम को सस्पेंड कर दिया, मायावती जी ने। हालांकि वो बीजेपी के कोटे वाले थे, बीजेपी के एक मंत्री जी से उनके संबंध थे, और मंत्री भी केसी नाथ त्रिपाठी थे।
रिलेशन बताते हैं लोग, भगवान जाने सही था गलत, तो उनको सस्पेंड कर दिया। और चूंकि उन्होंने नियुक्ति सचिव से कहा कि कुछ नाम लाइए, हम बताएंगे, 10-12 नाम लाइए। नियुक्ति सर प्रमुख सचिव नियुक्ति से मैं रिक्वेस्ट कर चुका था कि साहब मुझे मुजफ्फरनगर बहुत दूर पड़ता है और काफ़ी टाइम हो गया, साल भर मतलब हो गया है कुछ टाइम, तो मुझको अब पास का एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि वहाँ से एक आध बार हम यहाँ आ गए तो वहाँ कमिश्नर साहब कहने लगे, अरे यार यहाँ 1 मिनट मत छोड़ा करो, बड़ा सेंसिटिव जिला है। वाकई में सेंसिटिव जिला तो था ही। अब परिवार को जाने की ललक हर एक आदमी की होती है, तो मैं भी अपने बच्चे छोटे थे आ गया था, 1 दिन 2 दिन रुक गया यहाँ। तो खैर मैंने महसूस किया कि मुझे पास के ज़िले में होना था, तो उनसे रिक्वेस्ट मैंने बहुत अच्छे ढंग से कर रखी थी कि साहब कोई मौका लगे तो मुझको इधर कर दिया। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कुछ नामों की लिस्ट रखी, उसमें 13वां नाम मेरा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं क्या सोच के मायावती जी ने मेरे नाम पे टिक कर दिया। और साहब 3-4 बजे उसी दिन नियुक्ति सचिव और चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आप तुरंत वहाँ का चार्ज देके बाराबंकी का चार्ज कल सुबह ले लीजिए। तो मैंने वहाँ के कमिश्नर साहब से कहा कि साहब हमको ऐसा ऐसा मौखिक आदेश टेलीफोन पे मिल गया है, आदेश शायद आएगा। बोला नहीं आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सेंसिटिव जिला है, ये है वो है। थोड़ी देर में टीवी में सब आने लगा कि सस्पेंड कर दिया गया और फलाने जगह नियुक्त कर दिया गया। और उस दिन 2 सस्पेंड हो गए थे डीएम। तो फिर कमिश्नर का खुद ही फ़ोन आया, शायद कमिश्नर साहब को उन्होंने सेक्रेटरी ने भी फ़ोन किया होगा, चीफ सेक्रेटरी ने। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि आप जाइए बाराबंकी ज्वाइन करिए, आज ही चार्ज दे दीजिए, सीडीओ को ही चार्ज दे दीजिए, यहाँ नियुक्त होता रहेगा डीएम। तो मैंने सीडीओ को चार्ज दिया। बाराबंकी चूँकि अपेक्षाकृत पास था, मैं सुबह ही आके बाराबंकी नौचंदी से वहाँ से चला, लखनऊ उतरा, लखनऊ में गाड़ी मंगा ली थी, लखनऊ से बहुत पास है बाराबंकी, मैं बाराबंकी जाके ज्वाइन कर लिया। और बाराबंकी में मेरी शान ऐसी रही कि बहुजन समाज पार्टी के भी कई विधायक वगैरह वहाँ से होते थे, वो ये समझे, इस गलत इंप्रेशन में रहे कि ये माननीय मायावती का खास व्यक्ति है, तो इससे भैया ज़्यादा पंगा नहीं लेना है, हम भी अपना रुतबा बनाए रहे थोड़ा। तो हमको प्रशासन करने में बहुत आसानी रही, कोई दिक्कत नहीं रही। थोड़े दिन बाद राजनाथ सिंह ने हैदरगढ़ की एक सीट पड़ती है बाराबंकी में, वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे करके वो लोकसभा में, राज्यसभा में बन गए और वहाँ केंद्र में मंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में संभवतः। तो उनकी सीट खाली हुई, तो उस पर बाई इलेक्शन होना था। ये मुझे साल भर हो चुका था उस समय तक बाराबंकी में, तो वहाँ इलेक्शन होना था। तो सब इलेक्शन के इंतजाम किए गए, खाली वही होना था बाई इलेक्शन। और वहाँ ऑब्जर्वर कोई आया था उस समय नॉर्थ ईस्ट से, IAS अफसर सीनियर, बड़ा सख्त था। और इधर जो मायावती जी के प्रमुख सचिव थे PL पुनिया थे उस समय, उनकी ओर से बार बार दबाव आ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। अरे हमने कहा कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं कोशिश करी। तो खैर हम लोग दौड़ धूप करके पूरा ईमानदारी से कोशिश कर रहे थे कि चुनाव हो। राजनाथ सिंह बीजेपी से लड़ा करते थे, बीजेपी वालों ने भी कैंडिडेट खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी से अरविंद सिंह गोप, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे यूनियन के, वो राजनीति में आ चुके थे, वह खड़े हुए थे। बहुजन समाज पार्टी से भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा हुआ था और बहुजन समाज पार्टी से बहुत स्टालवर्ट लोगों को उन्होंने कन्वेंसिंग के लिए भी भेजा था। खैर हम लोग जितना प्रिकॉशन ले सकते थे वो सब लेते रहे, हम और SP साहब, BP जोगदंड साहब SP थी वहाँ पर, तो काफ़ी दौड़ा करते रहे और ये इंश्योर किया कि ईमानदारी से हो। तो वहाँ चुनाव में हम लोग को तो कोई चीज़ गड़बड़ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन हम लोग हैदरगढ़ की कोतवाली में बैठे थे, तो पहले PL पुनिया साहब का फ़ोन SP साहब के मोबाइल पर आया और उन्होंने बात करी और कहा कि वहाँ बड़ी जाति हो रही है और हरिजन बस्तियों में जहाँ हमारे वोटर हैं वहाँ पर सापा वाले शराब बांट रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। और फिर उन्होंने कहा लीजिए मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए, मायावती से बात कर लीजिए। अब हम आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन जो असलियत है वही बोलूँगा। मायावती जी ने SP साहब को मार अब्बे तब्बे सब शब्द यूज़ करके कहा, अगर साले ये सब हुआ और मेरी पार्टी हार गई तो मैं देख लूँगी सर, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब पूरी तरीके से, बुरी तरीके से। तो हमने कहा भाई ये तो अब हम लोग को फिर से ऐसी बस्तियों में राउंड लगाना चाहिए। रात का समय था, रात भर राउंड लगाना चाहिए, उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन चुनाव होना था। तो साहब हम लोग
सतर्क हो ही रहे थे और टीम उम बना रहे थे वहाँ पर पुलिस की कि चलो फिर से गश्त लगाया जाएगा। अच्छा, तो इसी बीच में माननीय मायावती जी का, वही पीएल पुनिया जी का फ़ोन मेरे मोबाइल पर भी आया। मैं समझ गया सेम थिंग हमको भी होगी, क्योंकि वो मेरे बगल में, हम लोग आप और हम जैसे बैठे बैठे थे। तो उन्होंने कहना शुरू किया, इधर से मैंने कहना शुरू किया, साहब मैंने टीम शुरू कर दिया है और आप चिंता ना करिए, हम लोग पूरा देख लेंगे और साला जो होगा, शराब वराब बांट रहा होगा, गलत काम कर रहा होगा, बंद पकड़ के ये कर देंगे वो कर देंगे, वो गाली दिया जाए, मैं ये कहा दे। खैर बात हुई, उसके बाद हम लोग निकले। असलियत ये थी कि कहीं भी शराब नहीं बट रही थी। इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो प्रोमिनेंट लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ कन्वेंसिंग के लिए आए थे, वो वहाँ के गेस्ट हाउस, प्राइवेट गेस्ट हाउस में पिए हुए टुंड पड़े थे। और उन्होंने ये आरोप कि अगर कल को हार जाए बीएसपी तो अधिकारियों पर जाए, ये लगाया था। लेकिन हम लोग को भी कुछ कारगुजारी करनी थी। तो सुल्तानपुर से एक बारात शादी के बाद रात में 12-1 बजे 2 बजे लखनऊ वापस आ रही थी, और उसमें जैसे 5 आदमी से ज़्यादा ग्रुप में ना रहें, उसमें 8-10 गाड़ियाँ चल रही थी, कन्वाय में गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। तो हम लोग ने उल्टी सीधी धारा में वो बारातियों को, सारों को, बारात जो विदा करा के लौट रहे थे, खाली वर वधु को जाने दिया है गाड़ी से, बाकी सारों को एक थाने में बंद कर दिया और बता दिया कि साहब हमने 35 लोगों को गिरफ्तार किया और ये किया वो किया भला। और साहब बिल्कुल दूसरे दिन के वोट अच्छे पड़े, वोट अच्छे पड़े, कन्वेंसिंग पर पड़े होंगे इनके। तो साहब पुनिया साहब ने, मायावती ने तो नहीं, पुनिया साहब ने बधाई दी कि हाँ हाँ आप लोग ने जब जिस दिन अच्छा रहा तो बधाई दी। तो हम लोग खुश हुए कि चलो भाई बधाई दिए, गुस्सा उतर गया इनका। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो अरविंद सिंह गोप और बीएसपी का जो कैंडिडेट था उसमें लाख डाक चल रही थी। पहले 2000 से बीएसपी कैंडिडेट आगे हुआ, फिर वो 3000 से आगे हो गया, फिर 1000 से वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर बाद में लगातार अरविंद सिंह गोप 2000, 3000 से हर राउंड की काउंटिंग में आगे चलने लगे। तब फिर फोन आने लगा कि डीएम साहब देखिए ये काउंटिंग में कुछ करिए। अब काउंटिंग में हम क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे हाथ में था नहीं। काउंटिंग करने वाले अलग बैठे हैं और उन सबके फ़ोन अलग हैं, और अगर हम अंदर जाएं वहाँ काउंटिंग में तो ऑब्जर्वर साला वहाँ बैठा था, कह रहा था कि आप मत आइए, यहाँ मत आइए, आप बाहर ही बैठिए, आप वहीं से देखिए, यहाँ मैं देख रहा हूँ। वो सारा कुछ नहीं दे रहा था, तो मैं क्या कर सकता था, कुछ कर ही नहीं सकता था। और शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 2000 से अरविंद सिंह गोप जीत गए। और बीएसपी कैंडिडेट को भी, अरविंद सिंह गोप को जितना राजनाथ सिंह के समय में वोट मिलता था उससे कम वोट मिला, लेकिन फिर भी वो जीत गया, क्योंकि वोट 3 में बढ़ गए थे, बीजेपी, बीएसपी और एसपी। तो अच्छा, ये बीजेपी वाला जो था, ये जो बीएसपी वाला कैंडिडेट जो था, ये जब हार गया 2000 वोट से तो ये लोग बहुत खिसिया गए। इसको उससे पहले वाले चुनाव में 8000 वोट मिले थे और इसमें 40,000 वोट मिले, लेकिन उसको 42,000 मिल गया, वो जीत गया 2000 से। ये हार गए, कहीं थोड़ा सा डिफरेंस था, आप इतना भी नहीं कर सकते थे, उतना भी। हमने कहा सर हमको वो जो ऑब्जर्वर था घुसने भी नहीं दे रहा था, और हम क्या करते वहाँ प्रति, तो वोटिंग हाँ ईवीएम से हो रहे हैं, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो खैर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सर्टिफिकेट बढ़ गया शाम को ही उसी दिन। फिर एसएसपी साहब ने कहा कि भैया वो मायावती ने उस दिन कहा था कि देख लूँगी, तो आप भी जाके ज़रा अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको उसे देख लीजिए, समझवा दीजिए वहाँ, और मैं भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत लखनऊ गया, 45 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा देर का नहीं। तो वहाँ जो भी मेरे बीएसपी के कुछ लिंक थे उनसे मैं कहा, वहाँ उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, अब हार जीत तो लगी ही रहती है और अभी तो कोई नहीं हो रहा है। तो मैं चला आया, वो बीएसपी का लिंक था, पार्टी का लिंक था, तो पार्टी में कोई चीज़ नहीं थी। एसएसपी साहब का जो जोगदंड जी का लिंक था वो पुलिस प्रशासन में था। उन्होंने पता किया, हमने बताया उनको, रात में बात हुई हम लोग की आपस में, तो उन्होंने बताया कि नहीं वहाँ फाइल ढूंढी जा रही है कि कैसे आपको और हमको सस्पेंड किया जाए। तो कोई चीज़ मिली नहीं। बीपी जोगदंड का भी बहुत क्लीन है, अभी सर्विस में है, और मेरा भी कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा, तो उनको कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन दूसरे दिन सुबह ठीक 10 बजे हमारा भी ट्रांसफ़र हो गया और एसपी साहब का भी। एसपी साहब का 3rd क्लास पोस्ट पे हुआ गोरखपुर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ दरोगाओं को ट्रेनिंग कराई जाती थी या छोटे कर्मचारियों को पुलिस विभाग ट्रेनिंग। मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अच्छी पोस्ट नहीं समझी जाती है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में हो गया। वहाँ लोगों को पता नहीं रहा होगा, तो मैं तो खुश हुआ कि भैया चलो घर बैठेंगे अब थोड़े दिन,
मैं यहाँ चला आया। उसके बाद उन्होंने इतने पर ही बात नहीं रोकी, शाम तक वहाँ का एसडीएम जो रिटर्निंग अफसर था उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, सारे थाना अध्यक्ष का हो गया, जो बीडीओ एडिशनल रिटर्निंग अफसर था उसका भी हो गया। तो मनी मायावती बहुत इस तरीके की कार्रवाई करने वाली, कैंडिडेट नहीं जीता तो पूरा प्रशासन मतलब हमारी मदद नहीं हुई तो सबको वो कर दो, विंडिक्टिव एटीट्यूड ही इसको कहेंगे, रहता था। हालांकि इससे टेरराइज रहते थे अधिकारी लोग। तो ये रहा। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, मैं बाराबंकी से यहाँ आ गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आ गया तो इलाहाबाद में मैं 1.5 महीना ही रहा। तो यहाँ एक आपने नाम सुना होगा, वो सरोज जी का जो मंत्री थे, क्या नाम है उनका, आजकल वो शायद बीजेपी में है क्या, या सपा में है, किसी पार्टी में। तो वो कौशाम्बी से हैं, कौशाम्बी के मंत्री थे उस समय, इंद्रजीत सिंह सरोज, और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मायावती तो मदद नहीं कर पाए, क्या है मतलब तुम्हारे लिए कैसे कर सकते हैं सिफारिश, क्या कर सकते हैं। हमने कहा सर हमारी कोई गलती नहीं थी। उनको पूरी बात बताई कि बात असल में ये थी कि इन्हीं के लोग कन्वेंसिंग नहीं किए थे और इनके लोग खुद ही शराब पी के टुन्न थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मायावती से बात करूँगा। उन्होंने फिर मायावती को बात करी और दूसरे दिन मुझको कहा कि तुम्हारे कौशाम्बी का डीएम बना लूँ। उन्होंने कहा बना लीजिए। तो मैं कौशाम्बी का डीएम बन गया, और वो भी एसपी साहब थोड़े दिन बाद किसी अन्य जिले के एसपी बन गए। मायावती को रियलाइज़ हुआ कि हमने गलत और इन लोगों को फिनिश किया है, ये तो हमारे ही आदमी थे। तो हम कौशाम्बी के डीएम बन गए। 4 महीने बाद बीजेपी ने हाथ खींच लिया बीएसपी से और गवर्नमेंट गिर गई बीएसपी की। जब गवर्नमेंट गिर गई तो जो सापा थी उसको वही 37 कैंडिडेट जो मैं बता रहा था उसकी ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने अपना राजा भैया के ठाकुर कैंडिडेट से अपना उनका ग्रुप था उनको मिलाया और सब इस तरह से जोड़ तोड़ कर करा के उन्होंने 37-38 इकट्ठा कर लिया और सरकार बना ली। सापा की मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई थी। तो सरकार जब बनी तो उन्होंने अरविंद सिंह गोप ने कहा कि मेरे जीत के कारण आपको हटाया गया, इसलिए मैं आपको पुनः बाराबंकी बुलाना चाहता हूँ। तो हमने कहा बाराबंकी ना बुलाइए, हम कौशाम्बी में ज़्यादा अच्छे, कौशाम्बी यहाँ से बहुत पास है। तो ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा जिला आपको मिलना चाहिए, आप फुल फ्लेजेड जिले के होने चाहिए। तो खैर बात जो कुछ होती रही। तो हम इम्पोर्टेंट पर्सन्स में उस समय हो गए। तो उस समय जैसे इटावा की पोस्टिंग, जैसे प्रतापगढ़ में राजा भैया थे जो सपोर्ट किए थे, वहाँ की पोस्टिंग, और फिरोजाबाद की पोस्टिंग, और इस तरीके की जो की पोस्ट थी सबसे पहले उनकी 5-6 जगह की पोस्टिंग हुई। तो उसमें मेरी प्रतापगढ़ कर दी गई। तो मैं सोचा कि कहाँ झंझट में पड़ गए, लेकिन मैंने फिर प्रतापगढ़ ज्वाइन कर लिया जा करके, क्योंकि प्रतापगढ़ भी बहुत दूर नहीं था इलाहाबाद से। और प्रतापगढ़ में ईश्वर की कृपा से वहाँ क्या नाम कहते हैं, राजा भैया तो थे ही मंत्री, लेकिन वो पोटा लगा चुकी थी मायावती उनके खिलाफ। तो कभी जेल में कभी जेल के बाहर ऐसे रहते थे। फिर उनका केस भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो एक तो उनका काफ़ी वो रहता था वहाँ पर राजनीतिक प्रेशर, दूसरा प्रमोद तिवारी भी नेता विपक्ष थे, इनका भी बहुत रहता था, और तीसरे मोती सिंह जो थे ये मंत्री रह चुके थे उस समय। तो मुलायम सिंह की सरकार थी पूरी तरीके से, इनका भी वर्चस्व रहता था। तो मुलायम सिंह का ये भाव मुझको अच्छा लगता था। वो कहते थे कि सबकी सुनो और जो सही हो वो करो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन नियम कानून तुम्हें बचाएगा अगर तुम नियम कानून से ही चलोगे। और प्रेशर में तुमने गलत कर दिया कहीं तो नियम के साथ छोड़ देंगे, तो नियम का साथ मिलेगा नहीं। और जहाँ गवर्नमेंट मतलब जहाँ कुछ अदल बदल वो हुआ तहाँ तुम तो नियम का साथ रखिए, सबसे अच्छे ढंग से बात करिए। वही जो मेरी माताजी कहती थी कि सबसे व्यवहार अच्छा करिए, और कोशिश ये करिए कि पब्लिक खुश हो प्रशासन से। मतलब प्रशासक की भूमिका भी यही होनी चाहिए, एक अच्छे प्रशासक की, कि पब्लिक की खूब सुनवाई करे और उसको जितना हो सके कन्विंस करने की कोशिश करे। जैसे लड़कों का भी उपद्रव अभी हुआ, उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए थे तमाम, उनकी अगर सुनवाई कर ली गई होती, पहले उनको समझा दिया गया होता ढंग से, प्रेम से, और उनको जो भी उचित था वो करते, लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस में लिया जाता कि हम तुम्हारे हित में सोच रहे हैं या तुम्हारे हित में सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ये इंसिडेंट नहीं होता मेरे ख्याल से। और मैंने भी यही अनुभव किया। मैंने वहाँ पर 2 बजे रात तक काम करता था और रात में फाइल देखता था, इसलिए 2 बजे रात तक फाइल देखता था, और दिन भर पब्लिक के बीच में, और 10 से 12 तो 10 से 12
पब्लिक की जहाँ भी ग्रीवांस है, किसी गांव में है तो वहाँ गांव में दौरा किया, किसी तहसील में है तो वहाँ दौरा किया, कोशिश किया। और मैं हमसे प्रमोद तिवारी भी संतुष्ट रहे, राजा भैया भी संतुष्ट रहे, और मोती सिंह जी भी, जो जिनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न मतलब विधानसभा क्वेश्चन वही करते हैं सबसे ज़्यादा, ये रिकॉर्ड है उनके नाम पर। तो उनको भी संतुष्ट रखा, यानी बीजेपी को भी संतुष्ट रखा, कांग्रेस को भी संतुष्ट रखा, और राजा भैया जो सापा से उसमें थे गठबंधन में, तो उनको भी संतुष्ट रखा। तो सभी संतुष्ट रहे, कोई वो नहीं रहा। और ये नहीं था कि सबके काम मैंने गलत भी काम नहीं किया। गलत काम होता था तो मैं बताता था कि साहब ये गलत है, अगर आप गलत कराएंगे तो इसमें आपकी छवि भी धूमिल होगी, मेरे खिलाफ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, आपकी भी छवि धूमिल होगी। क्योंकि एक बार का किस्सा है कि राजा भैया जेल में बंद थे, प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था उनको। तो उस समय ये जो एमएलसी का चुनाव होता है, जिसमें ग्राम प्रधानों का वोट रहता है और बीडीसी का वोट रहता है, हर ब्लॉक वाइज उसके निर्वाचन केंद्र बने होते हैं। तो ये प्रतापगढ़ की जेल में थे और कुंडा में से इनका वोट था विधायक होने की वजह से। तो इन्होंने ऑर्डर करा लिया था कि हम जेल से वहाँ जा कर के वोट देंगे। कोर्ट से ऑर्डर करा लिया था, इलाहाबाद की किसी कोर्ट से करा लिया था, पता नहीं कौन सी कोर्ट थी, करा लिया था। तो हमने ये बताया ऊपर वालों को, इलेक्शन कमीशन को भी बताया, इलेक्शन कमीशन करा था। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि नहीं, जो आदमी अंडर अरेस्ट होता है वह वोट नहीं दे सकता। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में है कि अंडर अरेस्ट आदमी इलेक्शन भले ही लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, चाहे मामूली सी धारा में हो। तो वो वोट नहीं दे सकते थे। तो हमने कहा लेकिन कोर्ट ने परमिशन दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोर्ट में आप तुरंत कोर्ट के उस आदेश की अपील करिए। 2 ही 3 दिन का मौका था। मैंने डीजीसी को बुलाया, एसपीओ को बुलाया, मंत्रणा की गोपनीय। उन्होंने कहा साहब ये तो एक्ट में तो यही कहता है कि नहीं वोट दे सकते राजा भैया। तो हमने कहा तुरंत तैयार करो, और वो फिर हमने दाखिल किया है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको 1 दिन पहले कर दिया। जिस दिन वोटिंग होनी थी उसी दिन बहस करके आदेश में लगा दिया। उधर राजा भैया का गाड़ी वाड़ी सब जेल के सामने खड़ी हो गई जाके कि जैसे ही आदेश यहाँ होगा वैसे ही वो चल देंगे। उनको उम्मीद थी कि आदेश हो जाएगा, और हम लोग की ओर से जो भी एडवोकेट वगैरह थे वो अपना कर रहे थे पैरवी। तो कोर्ट ने दोपहर में उनका जो वो था, मतलब जो हम लोग की अपील थी कि इनको वोट नहीं कर, जो लोअर कोर्ट का जो आदेश है कि वोट दे सकते हैं जा करके, उसको खारिज कर दीजिए। तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो हमने बता दिया कि साहब खारिज हो गया, अब आप जा नहीं सकते हैं। तो वो नहीं गए वोट देने, वोट नहीं दे पाए। लेकिन फिर अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब डीएम साहब आपने अच्छा नहीं किया, आप हम कहते हैं मुझे वोट देने से वो किए। हमने कहा सर आपके वोट ना देने की वजह से जो रूलिंग पार्टी है, मतलब आपके पक्ष में लोग हैं, सिंपैथेटिक वोट आपको बहुत मिल गया है। अब समझाने की तरीका थी तो मैंने उनको समझाया कि साहब आपने तो वोट नहीं दिया, लेकिन आपके जेल में रहने की सिंपैथी में आपको वोट ज़्यादा मिला है। पता नहीं सच था कि झूठ था, लेकिन मैंने ये बात कही। राजा भैया बोले अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये तो ठीक है, मुझसे संतुष्ट हो गए। तो फिर और जीत भी उनका कैंडिडेट गया बाद में, तो उनकी गुस्सा खत्म हो गई। तो ऐसे भी अनुभव हुए। प्रतापगढ़ में मैं 3.5 साल रहा, और माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझको वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया। मैं कई बार रिक्वेस्ट किया जा के कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए यहाँ से, बड़ा टफ जिला है। प्रतापगढ़ भी बड़ा टफ था, पॉलिटिकली टफ था। किसान आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में वहीं से शुरू हुए थे, प्रतापगढ़ से। और नेता लोग थे, इनकी आपसी रंजिशें भी थी बहुत, तो इस वजह से दिक्कत थी वहाँ। लेकिन ये कहा गया कि साहब प्रतापगढ़ में अगर नहीं चला तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जो चल गया तो चल गया, तो आप चल गए हैं, अब आप रहेंगे, अभी कुछ दिन रहिए। कुछ दिन करते करते 3.5 पौने 4 साल हो गया। 2003 में गया, 2007 तक रहा मैं वहाँ। उसके बाद मेरा प्रमोशन जब ड्यू हो गया और नेक्स्ट इलेक्शन ड्यू हो गया, तो एक इलेक्शन कमीशन का चल जाता सर्कुलर की जो एक पोस्ट पे 3 साल से अधिक से बने हैं उनको ट्रांसफ़र करिए। दूसरा मेरा प्रमोशन भी हो गया जस्ट पहले, उसी 1 जनवरी 2007 को, और उसके 7-8 दिन बाद इलेक्शन डिक्लेयर होना था। 7-8 दिन बाद जनवरी के अंत में डिक्लेयर हुआ था। तो हमारा फिलहाल 15 जनवरी के आसपास हमको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया गया। मतलब
यूपी का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पूरा, हाँ बड़ी पोस्ट होती है, पूरा उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग अंडर में होता है। तो हमने कहा कि हाँ ये बना दिया, हमको मंडल आयुक्त बनना चाहते थे हम। तो हम मिले नियुक्ति सचिव से, तो उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है खूब अच्छी पोस्ट आपको दी जाए, आपने प्रतापगढ़ में बहुत मेहनत से काम किया और बहुत संतुष्ट भी रहे, और क्या नाम कहते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो फिर ज्वाइन कर लिया मैंने। ज्वाइन करने के 2 महीने बाद मुझको, 1.5-2 महीने बाद मुझको लगने लगा कि यहाँ पर गलत काम के लिए दबाव बहुत ज़्यादा है। उस समय एक हरदोई के अग्रवाल साहब होते थे, मंत्री होते थे परिवहन के, तो उसी समय कमिश्नर चित्रकूट डिवीज़न रिटायर हुए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट किया कि मुझको साहब मंडलायुक्त बना दीजिए, और इलेक्शन भी डिक्लेयर होने वाला है, और 1 ही 1.5 महीने में मैंने कहा इलेक्शन डिक्लेयर होना है, मुझको मंडलायुक्त बना दीजिए। तो उन्होंने कहा सोच लो, यहाँ आने के लिए लोग बहुत तरसते हैं इस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे हो, क्योंकि वहाँ आमदनी वाली पोस्ट थी वो, और हमसे हो नहीं पाती है, हो नहीं पाई कभी भी। तो अब हम भी अपने मुंह से नहीं अपनी तारीफ करना चाहते, लेकिन फिर भी तो मैंने उनसे कहा नहीं, हमको चित्रकूट मंडल का कमिश्नर बना दिया। वो 31 या 28 फरवरी को रिटायर होने वाले थे। तो मैं उनका अच्छा ठीक है, पुटअप करते हैं, बना दिया मुझको वहाँ मंडलायुक्त। फिर मैं मंडलायुक्त बन गया, मंडलायुक्त बना, फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कराया। इलेक्शन कराने के बाद वही मुझको 4-5 महीना हुआ था वहाँ, तो फिर बीएसपी मायावती की सरकार आ गई, सापा को साफ, और फुल बीएसपी की सरकार 2007 में आ गई थी। तो इन्होंने जिस दिन चार्ज लिया मायावती ने मुख्यमंत्री का, उस दिन रातों रात पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कमिश्नर्स को बदल दिया, और नेक्स्ट डे 90% डीएम्स बदल दिए। तो मैं यहाँ शासन में सचिव खादी ग्रामोद्योग बन गया, और इंडिपेंडेंट सचिव था, मेरे ऊपर प्रमुख सचिव नहीं था, प्रमुख सचिव का भी चार्ज मैं ही देखता था। सचिव खादी ग्रामोद्योग बना, जिसके मंत्री जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी आजकल हैं, उसी विभाग का सचिव बना, उसमें काम किया, करीब 9-10 महीने उसमें काम किया। फिर इंद्रजीत सरोज जी उस समय इस बाल कल्याण विभाग के मंत्री हुआ करते थे। तो इंद्रजीत सरोज जी ने कहा कि ये बाल कल्याण का जो डायरेक्टर है काम नहीं कर रहा है ठीक से, तुम डायरेक्टर बनना चाहो तो मैं बना दूं। हमने कहा डायरेक्टर तो डीएम रैंक की पोस्ट है, तो डीएम ना बनाइए, मुझको सचिव बनाइए अगर महिला कल्याण बाल विकास का बनाते हैं तो उन्होंने कहा अच्छा दोनों चीज़ बना देते हैं। तो उन्होंने दोनों चीज़ के लिए लिख दिया। उसी समय प्रमुख सचिव जो महिला कल्याण बाल विकास के थे वो सस्पेंड हो गए थे किसी और मामले में, तो वो जगह खाली हो गई थी, तो मैं प्रमुख सचिव की, तो मैं साहब वहाँ प्रमुख सचिव कम सचिव महिला कल्याण बाल विकास हो गया। और वहाँ भी काम देखा, और डायरेक्टर का भी काम देखता था। आधे दिन वहाँ शासन में बैठता था, आधे दिन डायरेक्टरेट में बैठता था। फिर एक मामला आया साहब, अब देखिए सरकार कैसे बदल रही है। एक मामला आया, उसमें ये शिकायत हुई, आपको बहुत टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता दूँ, मेरी भी इच्छा कर गई आज की बताऊँ जी। तो वहाँ एक समय आया कि मुझे एक दिन एक उन्नाव से अपने आप को आज प्रेस का पत्रकार बताते हुए एक सज्जन ने फ़ोन किया। वो आज के पत्रकार थे भी, बाद में मैंने वेरीफाई किया। तो उन्होंने ये बताया कि साहब बाल विकास में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ दवाइयाँ और तमाम सामान आता है, उसका ट्रक आया है आज, और उसमें एक्सपायरी डेट की दवाएं हैं तमाम, और जो दवाओं में जैसे 50 गोलियां होनी चाहिए तो वहाँ 20 हैं, 25 हैं, 50 पूरी नहीं है, आधी दवाएं हैं। और यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी की सेटिंग है, जो ठेकेदार है उससे, और साहब गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने उसी दिन रात में अपने एक जो एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको और वहाँ के डीएम से कहा, एक एसडीएम को आप दे दीजिएगा, ये सुबह पहुँच रहे हैं, लीक ना हो, और ये जांच करेंगे कल। वो उतरा नहीं था, ट्रक उतरना था अगले दिन। तो उन्होंने जांच की, जांच करके शाम को मुझको रिपोर्ट दी कि साहब ये सब माल जो है ये सब गलत माल है, और ये रिसीव कर लिया इसने जिला कार्यक्रम अधिकारी ने। तो मैंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को उसी समय सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मैं शासन का सचिव भी था, मेरे पास पावर थी। कायदे से मंत्री जी से पूछताछ लेते हैं लोग, लेकिन मंत्री जी थे नहीं उस दिन। और मैंने सोचा कि अब हम अगर इसको पेंडिंग रखेंगे तो अखबार वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, बदनामी होगी शासन की। तो मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने सस्पेंड कर दिया गया। थोड़ी सी वाहवाही हुई और मतलब सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मंत्री जी
जब 2 दिन बाद लौट के आया उन्होंने कहा कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया, वो तो बड़ा अच्छा अधिकारी था। हमने कहा सर लेकिन ये जांच रिपोर्ट है, इसमें ये सब निकला है और इसमें एडिशनल डायरेक्टर और मजिस्ट्रेट की 2-3 जनों की टीम थी जिसने जांच किया है। तो उन्होंने कहा अरे सस्पेंशन ख़त्म कर दीजिए, विभागीय कार्रवाई चलते रखिए। हमने कहा सर इतनी जल्दी कर देंगे तो इम्प्रेशन गलत जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं कर दीजिए। हमने कहा सर थोड़ा रुक जाइए, कह के चला आया। फिर दूसरे दिन उनके PRO का फ़ोन आया, कहा डॉक्टर साहब अकेले में हैं, आप बात कर रहे हैं तो टेलीफोन पे बात कर लीजिए मुझसे। तो बात किया उनसे, कहने लगे कि 10 लाख लेकर आया है, 5 लाख आप रख लीजिए, 5 लाख यहाँ हम रख लेते हैं और इसका सस्पेंशन खत्म कर दीजिए, बाकी कार्रवाई विभागीय चलने दीजिए। हमने कहा भैया ये नहीं संभव है, क्योंकि मैंने क्या नाम कहते हैं अभी अभी किया है और कोई उत्तर दे ही है, जो इसको नोटिस मिलेगा, चार्जशीट मिलेगी, उसका उत्तर दे, कुछ करे तो तब उसके बाद हम कर देंगे, थोड़ा रुक जाओ महीना 2 महीना। लेकिन वो इसी बात पर थे कि कर दें, तो मैंने मना कर दिया फिलहाल। अब पता नहीं उन्होंने 10 लाख दिया वहाँ या क्या किया क्या नहीं किया, मेरे पास तो वो आया नहीं। और यहाँ तक भी कहा कि आपका सजातीय है और फिर भी आप नहीं कर रहे। हमने कहा जाति का सवाल नहीं, सवाल इमेज की है, शासन की इमेज की है और गलत काम की है, तो इसलिए शासन के भी, लेकिन नहीं समझ में आया। 1 हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफ़र उस पोस्ट से हो गया डायरेक्टर की, लेकिन शासन वाली पोस्ट पे बने रहे, बनाए रखा, क्योंकि वहाँ नियम कायदे का काम होता था। ये जो लेन देन वाला है ये डायरेक्टरेट में ही होता था, तो वहाँ नियम कायदे और पॉलिसी मैटर्स की काम होती थी। तो वहाँ मंत्री जी ने सोचा वहाँ रहने दो, वहाँ रहे। काम से मेरे खुश थे, वर्किंग से खुश थे, मतलब जो भी मैं लिखता पढ़ता था सब हो जाता था, और जो सही काम होता था, जो कहते थे वो करता भी खूब था, तो प्रसन्न थे। तो ये मैं वो रहा जिला मतलब सचिव महिला कल्याण बाल विकास, और मेरे ऊपर कोई प्रमुख सचिव नहीं था। प्रमुख सचिव की भी काम मेरे ही में मर्ज था, मेरी पोस्ट पर। तो हमारा काम चला, अच्छा काम देखा गया। तो माननीय मायावती भी उसमें मुख्यमंत्री थी, उन्होंने हमको कृषि विपणन और विदेश व्यापार का एडिशनल चार्ज दे दिया। तो हम कृषि विपणन और विदेश व्यापार, जिसके अंतर्गत मंडी समितियां आती हैं, उसको भी कार्य मैंने देखा, और ये मैं 2 साल देखा सचिव का कार्य मैंने, और 2 साल बाद फिर मैं रिटायर हुआ। तो मैं इस तरीके से सेवा में रहा। और मेरी जो छात्र आजकल कंपटीशन वगैरह में बैठ रहे हैं और जो सेवा में आ रहे हैं युवा, उनके लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर। एक तो ये कि जब भी नौकरी में आए तो पैसा कमाने की दृष्टि ना रखें, बल्कि ये दृष्टिकोण रखें कि हमको जनता की सेवा करनी है, हमको जनता को खुश करना है, जनता को, हमको उसके घाव जो भी हैं, जिस प्रकार के भी हैं, चाहे गरीबी के हों चाहे किसी प्रकार के हैं, उनको रिड्रेस करना है। और दूसरा, जो नियम बोलता हो, जो कानून बोलता हो, उसका उल्लंघन कभी ना करें, चाहे बड़े से बड़ा सोर्स आ जाए। हाथ पैर जोड़ के उनको समझाएं, उनको समझाने की कोशिश करें। एकदम से नो ना कहें, नो कहने से तो एकदम से आदमी दूसरा भी भड़क जाता है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन उनको समझाने की कोशिश करें कि साहब ये है, बाद में कभी भी जांच होगी तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, गवर्नमेंट पर भी बात बनेगी, आप पर भी बात बनेगी कि साहब आप लोगों ने गलत काम कराया। तो ये मैं जो युवा इस समय प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश कर रहे हैं या अन्य सेवाओं में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देते हुए ये बात भी कहना चाहूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी पब्लिक का आदमी, किसी भी दल का हो, ब्लॉक प्रमुख हो, MLA हो, ग्राम प्रधान हो, या कोई गांव का व्यक्ति हो, अगर वो आपके पास आए, रात के 11 बजे भी आए और कोई उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर सुनिए। आप ये ना कहिए कि मेरे सोने का टाइम हो गया। हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं, आप कह दिए 10 मिनट बैठा लो, आपके पास स्टाफ रहता है, घर पे भी स्टाफ रहता है, घर पे भी ऑफिस रहता है, SDM के भी, DM के भी, ADM के भी, सबके। तो आप कह दो कि थोड़ी देर बैठ जाओ, हम सुनेंगे। उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। बहुत जगह पर बात सुनने को, मिलने को लोग टालने की कोशिश करते हैं और उसी में बात उलझती है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्विक एक्शन होना चाहिए। कोई भी कहीं पर अगर 2 वर्ग में झगड़ा हो रहा है तो आप इंतजार करते रहिए कि झगड़ा शायद अपने आप शांत हो जाएगा, तो ऐसा ना करिए। आप तुरंत वहाँ अपने प्रतिनिधि को भेजिए और फोर्स को भेजिए, तुरंत वहाँ पर उसको सुलझाने का काम करिए, उसको बढ़ने नहीं दीजिए। मतलब निप इन द बर्ड एक कहावत है कि
निप इन द बर्ड, मतलब बर्ड मीन्स कली, एक कली होता है कि जो प्रॉब्लम हो उसको कली से फूल बने यानी बढ़े, उससे पहले आप उसको निस्तारण कर दीजिए, उसका समापन कर दीजिए। तो ये होना चाहिए। और आप कुछ पूछना चाहें तो बताइए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आज जैसा आप जब सेवा आप शुरू किए तो राजनीति का कोई दबाव नहीं था उस समय, फिर जैसे जैसे आप सेवानिवृत्ति की ओर बढ़े तो राजनीतिक दबाव भी शुरू होने लगा। ये चीज़ पूरी यात्रा में देखी गई। अब जो आज की राजनीति है, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके केंद्र बिंदु में आज धर्म और जाति दो समीकरण बहुत प्रमुख रूप से हैं। बसपा धर्म से तो खैर दूर है लेकिन जातीय समीकरण उसके अंदर भी हैं। सपा भी कुछ हद तक इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चल रही है और आम आदमी पार्टी थोड़ा इन सभी से तो आज की जो राजनीति है उस समय की राजनीति की अपेक्षा आज के जो राजनीतिक दल हैं ये कितना परिवर्तित हैं, इस पे आप एक टिप्पणी करिए। देखिए, जब मैंने नौकरी शुरू करी थी और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, काफ़ी फर्क है। धार्मिक उन्माद और जातीय इन दो हाँ, चीज़ों मैं उसी की कर रहा हूँ आपसे बात। देखिए, जब हम लोग का देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो भी जाति धर्म के लोग भारतीय थे और अंग्रेज़ों से पीड़ित भी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर किया, देश को आज़ाद कराया। लेकिन कुछ धार्मिक संगठन थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। सबसे पहले हिंदू महासभा में सावरकर अध्यक्ष थे, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि हिंदू धर्म का राष्ट्र अलग हो। बात बहुत जमी नहीं उस समय ये वाली, क्योंकि हिंदू बहुत थे, हिंदू कोई ऐसी बात नहीं थी, मुसलमान भी उकसाए नहीं। लेकिन लेटर में अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को पकड़ लिया और सोचा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करें और उन्होंने जिन्ना को तरजीह देना शुरू कर दिया। और जिन्ना की मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टियां थीं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में आज़ादी की लड़ाई में मतलब आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, उसका बाइकआउट किया। और ये उस समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा या आरएसएस जो भी कहें आप, इन लोग की विचारधाराओं को काफ़ी फैलाने का इन लोगों ने प्रयास किया और उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नहीं तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान और अकबर का सेनापति हिंदू हुआ करता था और जी जान से अपने राजा के लिए लड़ता था, वो जमाना था। लेकिन आज़ादी के जस्ट पहले, आज़ादी के समय ये परिवर्तन हिंदू मुसलमान का हो गया और जिन्ना को ये था कि मैं एक मुस्लिम राष्ट्र बना लूँगा तो मैं वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा या वहाँ का सब कुछ बन जाऊँगा। और इन लोग को ये था कि हम हिंदुओं को वो कर लेंगे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो ये थी कि सबके साथ समान व्यवहार, क्योंकि सब ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। गांधी जी बहुत कोशिश किए और इस कोशिश का परिणाम ये रहा कि गांधी जी का ही हत्या कर दिया गया। और आज गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है। गोडसे चाहे किसी भी कारण से उसने महात्मा गांधी को मारा था, वो हत्यारा था और कोर्ट ने उसका पूरा बयान सुन करके तब यह निर्णय लिया कि इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। 2-3 लोग को और फांसी की सजा दी गई थी। सावरकर भी उस मामले में मुलजिम थे, क्योंकि कहा यह जाता है कि सावरकर जी ने ही पूरा षड्यंत्र रचा था और वह वेपन जिससे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई है, वह वेपन भी उन्होंने गोडसे को दिया था। इसके पहले सावरकर जी जब इंग्लैंड में थे तो वहां से उन्होंने एक वेपन भेजा था जिससे एक अंग्रेज कलेक्टर की हत्या की गई थी हिंदुस्तान में। तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये जो 2 एक्सट्रीमिस्ट थे, इसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। बहुत सारे हिंदुओं के खिलाफ बहुत खराब तरीके से व्यवहार किया गया, मार डाला गया, घर जला दिया गया, बेघर कर दिया गया, रेप हुए, ये हुआ, मुसलमान भी मारे गए, कोई कम ऐसी बात नहीं थी। तो ये बहुत हुआ। उस समय हिंदू मुसलमान दोनों भड़के हुए थे। लेकिन जब आज़ाद हो गया भारत तो हमारे जो भी राजनेता थे, इन्होंने हिंदुओं को भी पुचकारा, मुसलमानों को भी पुचकारा, माइनॉरिटीज़ को पुचकारना पड़ता भी है क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी माइनॉरिटी दबाई ना जाए। तो इन्होंने काफ़ी सुधारा और हम ये समझते हैं कि 80 के दशक तक ये हिंदू मुसलमान की फीलिंग काफ़ी कम हो गई थी।
हमें एकदम तो नहीं खत्म हुई थी, लेकिन काफ़ी कम हो गई थी। और हिंदुओं में तो कोई भी फीलिंग ज़्यादा नहीं थी मुसलमानों के खिलाफ। और जब इंदिरा गांधी थी तो सिखों की अलग फीलिंग चली थी। और जिस तरह से आज कश्मीर में तनाव की स्थिति ऐसी पंजाब में हो गई थी, भिंडरेवाला ने कर दी थी, तो उन्होंने ब्लू स्टार मूवमेंट चला के जो खालिस्तान बनाने की अलग मांग थी उसको भी कर दिया था। और पटेल जी ने, सरदार पटेल ने बहुत सी रियासतें जो मुस्लिम की थी, जैसे हैदराबाद, उनका भी विलय भारत में करा लिया था। तो बहुत बड़ा काम हुआ था कि सबको मिला करके एक यूनाइटेड भारत बना था, एक रूल के अंदर काम करने वाला एक भारत। सर अगर आज के समय में, चूंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हाँ। तो मतलब निष्कर्ष के तौर पे अगर आज मैं आपसे ये पूछूं आपके अनुभव के आधार पे, आज जो भी राजनीतिक दल हैं बड़े उत्तर प्रदेश में, तो चूंकि चुनाव नज़दीक है, तो आपकी नज़र में भारत की भारतीयता और संविधान के सर्वाधिक अनुकूल राजनीतिक दल आप किसे पाते हैं? देखिए, अभी मैं किसे पाऊंगा, आपका अनुभव मैं किसे पाऊंगा वह बता सकता हूं। मैं किसी को आइडेंटिफाई करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सापा हो, चाहे बासपा हो, चाहे और कोई पार्टी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी अच्छी है, ये नहीं कह सकते कांग्रेस अच्छी है, ये नहीं कह सकते सापा अच्छी है या दूध की धुली है। किसी को हम दूध का धुला नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हम लोग को ये भावना जागृत करनी चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। हर भारतीय राष्ट्रवादी बने। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू 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 हिंदू, कुछ लोग कहते हैं जैसे ओवैसी मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि दलित दलित दलित, कुछ लोग कहते हैं पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। और सब जातवाद पर टीवी भी बोल रहा है, जातवाद पर लेक्चर भी आ रहे हैं, जातवाद के हिसाब से कन्वेंसिंग भी की जा रही है। और जो भाषण दिए जाते हैं उसमें भले ही उसमें भावना सांप्रदायिक होती है। चाहे पलायन की बात कही जाए, चाहे जिन्ना की, अगर किसी ने एक बार बात कह दी तो बार बार जिन्ना की बात कही जाती है कि ये समझाने के लिए कि हिंदू देखो फलाना जिन्ना की बात कर रहा है। और कोई करता है कि साहब देखो ये तो उचड़ों की अगड़ों की पार्टी है, ये तो पिछड़ों का ध्यान नहीं देती। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस पर संविधान में भी कहा गया है कि धर्म और जाति का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होना चाहिए, और सब धर्म बराबर हैं, सब जाति धर्म के लोग बराबर हैं। अनुसूचित जाति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। और इलेक्शन के संबंध में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बना है, उसमें भी ये कहा गया है कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट मांगना असंवैधानिक है, गलत है, नियम के विरुद्ध है और ये आचार संहिता के खिलाफ है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अधिकारी भी, आफ्टर ऑल अधिकारियों को, जो इलेक्शन कमीशन में जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है, इनको पूरी तरीके से सरकार से सरकार का कंट्रोल इन पर नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा एक चीज़ और होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमिश्नर बन गया या जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, उसके बाद उसको कोई पद नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग पद की लालच में कि हम इसके बाद उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, हम इसके बाद गवर्नर बन जाएंगे, या हम ये बन जाएंगे, फलाने आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे, तो इसका प्रलोभन से बेटर करता है। और जज की नियुक्ति भी आजकल फाइनली गवर्नमेंट में जाती है, वहाँ से नियुक्ति होती है, हालांकि वो करते। तो इस सबसे फ्री रहना चाहिए। सीबीआई फ्री होनी चाहिए, ईडी फ्री होना चाहिए, आपका क्या नाम कहते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन फ्री होना चाहिए, मानव अधिकार आयोग फ्री होने चाहिए, महिला आयोग फ्री होना चाहिए। वहाँ पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, वहाँ जो मंत्री रहा है आपके विभाग में वो होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, जो बहुत विद्वान हो। जैसे मैं ये कहूँगा, ये तारीफ करूँगा कि ये जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी, ये हाँ आज़ाद साहब जो थे हमारे राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम आज़ाद, कलाम साहब, तो ये एक वैज्ञानिक थे, एक पढ़े लिखे आदमी थे। और देखिए उनकी जो छवि है वो बहुत अच्छी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पॉलिटिकल जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री को कोई लिफ्ट नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने भी उनको कोई लिफ्ट नहीं दिया था। थोड़ा उस तरीके का रहा, लेकिन उन्होंने भी काम अच्छा किया। कोई मतलब निष्पक्ष काम उन्होंने किया। इन्होंने भी अच्छा काम किया। वीवी गिरी थे, वो लेबर लीडर थे, वो भी सख्त और अच्छे थे। आपको हम शेषन का उदाहरण देंगे।
जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले चुनाव आयुक्त होता था, उन्होंने तो सरकार को हिला के रख दिया था, कांग्रेस सरकार को, और कोई भी उन्होंने दबे नहीं थे, वो मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मशहूर रहे। उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद कोई बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं दी गई, लेकिन गवर्नर बनाया जाना चाहिए था, उनको तो राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो निष्पक्ष थे। तो निष्पक्ष आदमी की वरीयता होनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जब हमारे राजनेता ये सम्मान करने लगेंगे तो हमारे छात्र, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी भी ऐसे लोगों का सम्मान भी करेंगे और ऐसे गुण अपने में लाने की कोशिश भी करेंगे, और महंगाई को भी कंट्रोल करना आसान होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें इतना समय देने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो हमारे साथ थे आर एस शर्मा जी, जो जिन्होंने हम सभी के साथ अपना एक लंबा अनुभव साझा किया और ये बताया कि किस तरह शासन और प्रशासन एक दूसरे के साथ मिलकर समन्वय बनाकर एक राष्ट्र की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं, और किस तरह राजनीति धर्म, जाति और अन्य विद्वेषों से दूर थी, और फिर किस तरह इनका प्रशासन में हस्तक्षेप हुआ और आज कहाँ हम आ पहुँचे हैं, और क्या आने वाले जो प्रशासनिक युवा हैं उन सभी के लिए क्या निर्देश हैं, इन सभी पे विस्तृत वार्ता की सर ने हमारे साथ। इसके लिए हम पूरे बीजेएम परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और आप हमारे साथ बने रहें। जल्द ही हम फिर ऐसे ही किसी, और जो युवा हैं उनसे विशेष उम्मीद है हम लोग को, और अच्छे नए भारत का निर्माण करें। खाली नाम बदलने वाली से नया भारत नहीं बनता है, काम अच्छा करने से, ईमानदारी से करने से, भ्रष्टाचार खत्म करने से और जनता को सुख, चैन, शांति देने से बनता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, जल्द ही हम फिर किसी ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लेकर के आप सभी के बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।